हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हमारा इस समय पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं और जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहले संसद को और संसद के बाद में पढ़ेंगे हम उसी में स्टार्ट करेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हमारी हेडिंग पड़ी हुई है साथियों, संसद या कह सकते हैं हम क्या, पार्लियामेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, संसद या फिर पार्लियामेंट। और हम बात करेंगे संसद की। तो संसद के आपके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों अंगों से मिलकर आपकी क्या बनती है, संसद बनती है। ठीक है, तो देखते हैं भैया। तो संसद की अगर बात की जाए, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा जाता है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उसके बाद करेंगे, दूसरा अंग होता है राज्यसभा। ठीक है, क्या होता है? राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में क्या है? तो राज्यसभा का गठन। ठीक है, राज्यसभा का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 80 में है। उसके बाद करेंगे, तीसरा अंग है इसका, संसद का जो तीसरा अंग है वो लोकसभा है और लोकसभा आपकी अनुच्छेद 81 में है। और इसमें क्या है कि लोकसभा का गठन किसमें होता है? लोकसभा का गठन। ठीक है, लोकसभा का गठन किसमें है? तो ये आपका अनुच्छेद 81 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके संसद के 3 अंग हो गए हैं। ठीक है, कितने अंग होंगे? तो 3 अंग होते हैं संसद के, और एक हो गया आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका लोकसभा। इन तीनों अंगों को मिलाकर आपकी बनती है संसद, और जिसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने राष्ट्रपति को पहले ही पढ़ लिया है। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, यानी कि अगले जो हमारे सेशन होंगे उसमें आपका लोकसभा भी होगा और लोकसभा के साथ साथ आपका राज्यसभा भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम राज्यसभा की और साथ ही बात करेंगे हम लोकसभा की। ठीक है, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा क्या कहते हैं? ये इनके राज्यसभा के अन्य नाम हैं और ये आपके लोकसभा के अन्य नाम हैं। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो इसको हम स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? स्थायी सदन कहेंगे या फिर परमानेंट हाउस भी कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा जो है आपका ये भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्परेरी हाउस कहते हैं। तो इसलिए क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि ये आपकी जो है, ये लोकसभा आपकी भंग हो जाती है। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाती है, ये कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद करेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है राज्यसभा का? तो इसको उच्च सदन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो इसको उच्च सदन कहेंगे, अपर हाउस कहेंगे। और इधर लोकसभा की बात करें तो इसको हम निम्न सदन या फिर लोअर हाउस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? निम्न सदन या फिर लोअर हाउस कहेंगे। साथ ही राज्यसभा को हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस भी कहते हैं। और जो आपका लोकसभा है इसको हम प्रथम सदन कहते हैं, यानी फर्स्ट हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम संघीय सदन किसको कहते हैं? तो राज्यसभा को संघीय सदन कहते हैं, फेडरल हाउस कहते हैं, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा इसमें भैया जो व्यक्ति चुनकर आते हैं बहुत, उसीलिए आपका क्या कहलाता है, ये लोकप्रिय ज्यादा कहा जाता है। ठीक है भैया, अब बात करेंगे तो यह आपका हो गया राज्यसभा। राज्यसभा को के 4 नाम है, एक हो जाएगा स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन और संघीय सदन। वैसे ही आपके लोकसभा के 4 नाम होंगे, स्थायी सदन, अस्थायी सदन,
निम्न सदन और प्रथम सदन साथ ही लोकप्रिय सदन। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सदनों की। एक लोकसभा के 4 नाम आपके हो जाएंगे और ऐसे ही आपके राज्यसभा के नाम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम बात राज्यसभा के गठन की। ठीक है, हमने आपको बताया था राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन बताया गया है। जैसे कि अब क्या बात करते हैं, जो आपका राज्यसभा का गठन तो हो गया आपका अनुच्छेद 80 में, उसमें जो आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा की संविधान के द्वारा अगर निर्धारित अधिकतम सीटें जो हैं, अधिकतम सीटें कितनी बताई गई हैं? तो वो आपकी 250 बताई गई है। ठीक है, अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250 अधिकतम सीटें आपकी बताई गई हैं, जिनमें से जो 250 सीटें हैं उनमें क्या होता है, कितने निर्वाचित होती हैं और कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 250 सीटें हैं, इनमें से आपके 238 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भैया निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित किए जाते हैं। और जो आपके 12 सदस्य होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो मनोनीत होते हैं वो किस किस क्षेत्र से मनोनीत हो सकते हैं? तो इनके आपके 4 क्षेत्र हैं जिनसे ये मनोनीत होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कला, ठीक है, साहित्य, समाज सेवा, समाज सेवा और विज्ञान। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र हैं जहां से ये 12 सदस्य आपके क्या होते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब बात करें कि जो 12 होते हैं तो क्या इनके 3-3 सदस्य हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, आपके कला से ही 12 सदस्य हो सकते हैं, आपके साहित्य से 12 सदस्य हो सकते हैं, समाज सेवा से ही 12 सदस्य हो सकते हैं, या आपके विज्ञान से ही 12 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि इसकी कोई जो सीमा है वो फिक्स, इसकी लिमिट नहीं है। चाहे 4 इससे हो जाए, 5 इससे हो जाए, 2 इससे हो जाए, इस तरीके से क्या हो सकता है, इनको सदस्यों को चुना जा सकता है आपके राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपके, तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं आपके? तो निर्वाचित आपके जाएंगे 238 और मनोनीत कितने जाएंगे आपके? 12। ठीक है, कहाँ से? कला से, साहित्य से, समाज सेवा से और विज्ञान से। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब वर्तमान की बात करते हैं। वो तो हो गए हमारे कुल सदस्य कितने थे? 250 थे। जो राज्यसभा में कुल सीटें होती है 250, लेकिन वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपके 245 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य आपके वर्तमान में हैं, जिनमें से आपके 233 और 12, यानी कि जो 245 सदस्य हैं आपके, उनमें से आपके 233 क्या होते हैं? ये आपके इलेक्टेड होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये आपके 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके? ये नामित किए जाते हैं। ठीक है, इनको नामित किया जाता है, किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? इनको नामित कर देते हैं। और इसीलिए जो सदस्य होते हैं ये भैया आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद करेंगे हम, जो आपके 233 सदस्य हैं जो कि आपके निर्वाचित होते हैं, तो उन 233 की अगर बात की जाए, 233 सदस्य जो कि आपके क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं 233, उनमें से आपके स्टेट से कितने आते हैं, यानी राज्यों से कितने आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, तो राज्य की अगर बात की जाए और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो राज्य से आपके आते हैं 225। ठीक है, कितने आते हैं? 225 आपके राज्य से आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से आपके जो आते हैं वो कितने भैया? 8 सदस्य आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? तो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से आपके आते हैं 8 सदस्य। ठीक है, 8 सदस्य जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। उनमें भी अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में किस किस जगह से आते हैं? तो आपके हो जाएंगे जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, उसके बाद आपके दिल्ली से, और उसके बाद आपके किससे आ जाएंगे? तो पुडुचेरी से। ठीक है, पुडुचेरी से। आपके जम्मू एंड कश्मीर से कितने सदस्य हो जाएंगे? तो 4 सदस्य आपके जम्मू और कश्मीर से आते हैं, दिल्ली से आपके 3 सदस्य आते हैं, और पुडुचेरी से आपका 1 सदस्य आता है। तो ये बात हो गई
वर्तमान सदस्यों की बात करते हैं भैया लोग राज्यसभा में, तो आपके हो जाएंगे 245 सदस्य, ठीक है। उनमें से आपके 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 12 आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद करें जो मनोनीत तो आपके वो तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निर्वाचित होते हैं उन निर्वाचितों में भी आपके 233 में से राज्यों से आते हैं आपके 225 चुनकर और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं आपके 8 सदस्य चुनकर। और जो 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं उनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से आपके आते हैं 4 सदस्य, दिल्ली से आपके आते हैं 3 सदस्य और पुडुचेरी से आपके आते हैं 1 सदस्य। तो कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे, तो ये आपके कुल मिला के 8 सदस्य हो जाएंगे जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की, वर्तमान राज्यसभा के सदस्य, ठीक है भैया। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कितने हैं, तो 245 सदस्य हैं आपके। और अगर अधिकतम पूछ दे, जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम आपकी हो जाएगी 250, ठीक है। 250 सदस्य आपके, ये आपके अधिकतम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोकसभा के गठन की, और जो कि आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। लोकसभा का गठन किसमें होता है, तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। उनमें से अगर बात की जाए तो लोकसभा की और राज्यसभा उसकी बात करते हैं, इसमें कितने आपके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने आपके वर्तमान में सदस्य हैं, ठीक है। तो अधिकतम की अगर बात की जाए तो अधिकतम सदस्य आपके हो सकते हैं लगभग में कितने भैया, 552 अधिकतम सदस्य आपके हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके 543 सदस्य हैं, ठीक है। अधिकतम कितने होंगे, तो 552 सदस्य होंगे और वर्तमान में आपके कितने सदस्य हैं, तो 543 सदस्य आपके वर्तमान में हैं। जो आपके अधिकतम 552 सदस्य हैं उनमें से आपके निर्वाचित कितने होते हैं, तो 50 सदस्य आपके यानी निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य जो थे आपके, ये राष्ट्रपति क्या करते थे, ये मनोनीत करते थे। राष्ट्रपति मनोनीत करते थे किसको, तो एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया अब है, ये आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 हुआ था, जिसके माध्यम से जो आपके 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, इसका प्रावधान जो था वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये प्रावधान क्या हो गया, आपका खत्म हो गया, यानी कि कह सकते हैं एक तरीका से आपका ये प्रावधान समाप्त हो गया। अब ये सदस्य आपके मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके निर्वाचित हैं 550, और जो 550 सदस्य आपके निर्वाचित हैं उन सदस्यों की अगर बात की जाए, 550 सदस्यों में से आपके स्टेट से यानी कि राज्य से कितने आएंगे, तो राज्य से आएंगे आपके 530 और यूटी से आएंगे कितने आपके, तो 20 आपके सदस्य यूटी से आएंगे, ठीक है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से आपके कितने आएंगे, तो ये आपके 20 आएंगे, 530 राज्यों से और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी अधिकतम के हिसाब से जो आपका दिया हुआ है, लेकिन आपके वर्तमान सदस्य हैं कितने, तो वर्तमान में आपके सदस्य हैं 543। जब वर्तमान में 543 ही सदस्य हैं तो उसमें क्या है, उसमें आपके जो स्टेट हैं यानी कि राज्य, ठीक है, राज्य से आपके कितने सदस्य आ रहे हैं, तो 524 आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे थे, तो 530 आ रहे थे। ये 530 कब आ रहे थे, जब संख्या थी 552, ये तो अधिकतम के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे है कितने 543, तो इसका मतलब ये हो जाएगा संख्या हो जाएगी कम। तो स्टेट से आपके आएंगे कितने, आपके स्टेट से आएंगे 524 और वैसे ही आपके केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे कितने 19, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश से आपके आएंगे 19 सदस्य, ठीक है। तो ये बात हो गई। और ये सदस्य कैसे आते हैं आपके, ये भी आपके सदस्य आते हैं चुनकर, ठीक है। तो लोकसभा के गठन की अगर बात की जाए अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है, जिसमें आपके अधिकतम सदस्य 552 है। ये आपकी अधिकतम संख्या हमेशा रहेगी। अभी तक फिलहाल यह है 226, यानी 2026 के बाद में आपका बदल सकता है, क्योंकि 2026 तक आपका जो शेड्यूल है वो यही रहेगा, ठीक है। 2026 तक जो आपका शेड्यूल है ये यही रहेगा। इसके बाद में आपका बदलेगा तो उसमें आपकी सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो आपका ये किया जाता है वो किसके आधार पर होता है, ये जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है भैया। जनसंख्या के आधार पर ऐसा किया जाता है। और जो पहले सीटें बांटी गई थी वो 1971 की जनगणना के आधार पर
यानी कि आपकी बाटी की सीटें उसी हिसाब से आपका 2026 तक चलेगा, और इसके बाद में 2026 के बाद में दोबारा ये आपका बदल सकता है। ठीक है, तो उसमें आपकी सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि बढ़ेंगी, फिलहाल घटेंगी नहीं, तो आपकी सीटें बढ़ेगी ही। तो इसके बाद बात करेंगे हम वर्तमान की, अगर बात करें तो आपकी हो जाएंगी 543, और स्टेटों से आपकी आएंगी 524, और यूटी से आएगी आपकी 19 सीटें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अब स्टार्टिंग करेंगे हम लोकसभा की। ये तो अभी तक था हमारा एक तरीके से संसद के बारे में, क्योंकि संसद में हमने पढ़े थे इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब हमने संसद की शुरुआत की थी, राष्ट्रपति पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमने फिर से इसका थोड़ा बहुत एक तरीके से कह सकते हैं डेमो जो हमने किसका पढ़ लिया, राज्यसभा का पढ़ लिया, उसमें कितनी सीटें हैं, कितनी वर्तमान में, कितनी अधिकतम है। उसके बाद हमने लोकसभा की सीटें कितनी अधिकतम है और कितनी वर्तमान में है, किस स्टेट से कितनी आती है, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आती हैं, ये सारी बातें देख ली। अब हम शुरुआत करेंगे लोकसभा की, और लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या लोकसभा में आपका होता है। तो पहली बात तो ये हो गई आपका अनुच्छेद 84। ये आपका क्या कहता है, तो अनुच्छेद 84 कहता है कि लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी क्या बताई गई है, अनुच्छेद 84 में उनकी योग्यताएं बताई गई हैं। और उनकी योग्यताएं क्या होगी, तो पहली तो उनकी योग्यता होगी भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, ये इनकी पहली योग्यता होगी। दूसरी योग्यता होगी कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। साथ ही दिवालिया या फिर पागल ना हो, दिवालिया या फिर पागल ना हो। दिवालिया का मतलब क्या जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक से पैसा उधार लिया, यानी कि कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद में उस पैसे को वो अदा नहीं कर पाया, और यहाँ क्या किया उसने, वो इस देश को छोड़ के भाग गया। ठीक है, यानी कि पैसा क्या है, बैंकों का पैसा लेकर वो भाग गया, तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया दिवालिया। और पागल का मतलब ये हो सकता है कि वो दिमाग से ठीक ठाक हो। ठीक है, दिमाग से अगर दिक्कत है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पागल कहलाएगा। ठीक है, दिमाग से कमजोर कह सकते हैं, तो क्या जाएगा आपका, वो आपका पागल हो जाएगा, कहलाएगा। ठीक है, और दिवालिया जो कि आपका बैंकों का पैसा लेकर करप्ट करके वो क्या करता है, भाग जाता है, उसको कहते हैं हम दिवालिया। ऐसे व्यक्तियों को भैया इसमें लोकसभा में चुना नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे आगे, लोकसभा के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है कौन भैया। अब बात करते हैं, यही हमने आपको बता दिया था अभी तक कि जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व है उनके क्षेत्रों का किसके आधार पर होता है, तो उनका जो प्रतिनिधित्व होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। और ये 2026 में आपका बदला जाएगा, तब तक आपका यही आधार रहेगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं लोकसभा में जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है, तो इसका चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको कहते हैं FPPS सिस्टम। ठीक है, क्या कहेंगे, FPPS सिस्टम इसको हम कहेंगे। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कैंडिडेट पे खड़े हुए कितने, यानी कि मान लिया 1 2 3 4 और 5, तो 5 कैंडिडेट आपके खड़े हुए, और जिनमें से आपके जो कैंडिडेट हो जाएंगे, मान लेते हैं हम 100 वोट पढ़ते हैं। ठीक है, कितने वोट पड़े आपके, मान लिया 100 वोट पड़े, और उसमें से एक कैंडिडेट को आपके प्राप्त हुए 20 वोट। ठीक है, दूसरे को आपको प्राप्त हुए 25 वोट, तीसरे को आपके जो कैंडिडेट है उसको प्राप्त हुए मान लिया 10 वोट। ठीक है, तो उसके बाद में अब बात करेंगे 4 को प्राप्त हुए 15 वोट, तो उसके कितने जाएंगे आपके 45 10 55 और 70 जाएंगे, फिर इसको प्राप्त हुए कितने आपके 30, तो ये आपके हो गए 100 वोट में से अब क्या हुआ, 5 कैंडिडेट को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे अधिक किसको प्राप्त हुए, तो सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं 5 नंबर वाले सदस्य को। जब 5 नंबर वाले सदस्य को सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, तो इसमें सिस्टम दिया हुआ है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही क्या होगा, वही आपका विजेता माना जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, वो आपका विजेता माना जाएगा। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश यहाँ पे कैसा क्या हो गया, कोई ऐसी स्थिति आ गई कि जो आपका कोई कैंडिडेट है जिनको 2 कैंडिडेटों को बराबर वोट मिल गए, जैसे मान लिया एक को 30 प्राप्त हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, किसी की संख्या कम कर दी जाए और यहाँ पे 15 हो गए, यहाँ पे इसको भी 30 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसको भी जब 30 प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक 30 तो इसको प्राप्त है और दूसरे इस सदस्य को भी आपके 30 वोट प्राप्त हैं। जब इन दोनों को 30-30 वोट प्राप्त हैं, तो इसमें ये वाला सिस्टम तो आपका लग नहीं सकता है, क्योंकि सबसे अधिक वोट इसको प्राप्त होते हैं वो आपका विजेता होता है। तो जब ये आपका सिस्टम इसमें नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपका होता है एक पर्ची वाला सिस्टम। ठीक है, पर्ची जो कि कहते हैं लॉटरी वाला,
ठीक है, पर्ची या फिर लॉटरी वाला सिस्टम। अब क्या करेंगे, जो उस समय के अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों की पर्ची बना देंगे। ठीक है, इन दोनों की पर्ची बना के एक डिब्बे में डालेंगे, फिर इसको हिलाने के बाद में फिर जिसकी पर्ची निकल आएगी, जिसकी पर्ची जिस नाम की पर्ची निकलेगी उसी को क्या करेंगे, वो विजेता घोषित कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका जब ये आपके किसी व्यक्ति को सबसे अधिक वोट ना मिले और दो कैंडिडेटों को बराबर वोट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, पर्ची या फिर लॉटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आके हम लोकसभा में आरक्षण की। ठीक है, तो रिजर्वेशन इन लोकसभा, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन की बात करते हैं जब, तो इसमें आपका आता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या है, तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि कह सकते हैं हम एससी और एसटी, तो इनके लिए क्या है, तो इनके लिए भी छूट बताई गई है। वो भी कितने सीटों पर इनको रिजर्वेशन मिलता है, तो अनुसूचित जाति के लिए आपकी 84 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 47 सीटें रिजर्व हैं। यानी कि इन 84 सीटों पर केवल एससी के लोग ही जाएंगे चुनकर। ठीक है, एससी के लोग ही चुनकर जाएंगे, और जो आपकी 47 सीटें हैं इन पर केवल एसटी के लोग ही चुनकर जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे कह सकते हैं 1 और 8 4 12 1 13, यानी कितनी सीटें हो गई, तो आपकी सीटें हो गई 131 सीटें, यानी कि 131 जो सीटें हैं वो आपकी एससी और एसटी के लिए क्या है, वो आपकी रिजर्व है। ठीक है, इनके अलावा इन सीटों पर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहा गया किसमें, अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे आरक्षण की से संबंधित आपका अनुच्छेद 331 है। ठीक है, अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीट, जो कि आपका कौन करता था, तो वो आपके करते थे राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियन करते थे, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे भैया। एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन कौन मनोनीत करता था, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, जो कि आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, तो इसको भैया समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रावधान अब नहीं है। ठीक है, अब 2 जो सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन, वो आपके राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 331 की, जिसमें एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था। फिलहाल इसको याद करना जरूरी है क्योंकि ये समाप्त जरूर किया गया है, लेकिन जितने जब समाप्त कर दिया गया तो इससे ज्यादा ही आपके लिए क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम अनुच्छेद 334 की। अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए, यानी कि जो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया था, ये कब दिया गया था, तो ये 1950 में दिया गया था पहली बार। 1950 में दिया गया था, कहा गया था कि 60 तक रहेगा, यानी 1950 से शुरू होकर 1960 तक आपका ये चलेगा। लेकिन ये तब से क्या हो गया, ये आपका लगभग प्रावधान बन चुका है और ये 1950 से लेके आपका अभी कब तक है, तो ये आपका 2030 तक चलेगा। ठीक है, 2030 तक आपका चलेगा। 2030 के बाद में इसमें बदलाव किया जाएगा कि ये आपकी आरक्षण रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात हो जाएगी आपकी, जिसमें किसने बताया गया है, तो अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए था। ये पहली बार 1950 से 60 किया गया था, लेकिन फिर 10-10 वर्षों के साथ बढ़ाते चले गए और आज कहाँ आ गए हम, 2025 आ गई है, यानी कि 2030 तक ये आपका क्या है, ये आरक्षण आपका 2020 में बढ़ा के 2030 तक के लिए कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। यहाँ पे हमने अनुच्छेद 334 के हिसाब से क्या पढ़ लिया है, लोकसभा में जो आरक्षण था वो पढ़ लिया है। अब आज की क्लास जो हमारी है वो यहीं तक होगी। इसके बाद में हम लोकसभा के बारे में अन्य जो बातें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।